हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं। ठीक है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं। तो ठीक है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है संबंध सूचक अव्यय, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो जिन व्यंजनों और जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी है कर्ता, ऑप्शन सी है कर्म और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो ने का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है बेटी बेटियां, ऑप्शन बी है डिबिया डिबिए, ऑप्शन सी है श्रोता श्रोतागण और ऑप्शन डी है बधु बधुएं। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन जोड़ा है जो क्या है सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा क्या है डिबिया डिबिए, ये जोड़ा क्या है सही नहीं है। ठीक है, इसका सही क्या होगा? तो सही जोड़ा होता है डिबिया और डिबिया। ये क्या होता है? ये सही होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली के में रचना करते थे? ठीक है, रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है बघेली और ऑप्शन डी है मगधी। तो रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि ये कवि किस बोली में रचना करते थे? तो ये किस बोली में? तो ये ब्रजभाषा में करते थे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि पक्षी का कौन पर्यायवाची नहीं है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी है अंडज, ऑप्शन सी है खग और ऑप्शन डी है नभचर। तो कौन इसमें पक्षी का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, हमको बताना है। तो कौन ऑप्शन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए पंकज। क्या है? पंकज पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? तो ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है मेरा आज खाने का मन नहीं है अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मेरा आज खाने का मन नहीं है, इसमें हमको बताना है कि किस भाग में क्या है अशुद्धि है, यानी वो अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है मेरा, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी है खाने का और ऑप्शन डी है मन नहीं होता है। मेरा आज खाने का मन नहीं होता है में हमको अशुद्ध अंश बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी मन नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? ये अशुद्ध है। मन नहीं होता यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? मन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होता का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसको शुद्ध बनाना है तो क्या होगा कि आज मेरा आज खाने का मन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है इनमें से शुद्ध शब्द है। ठीक है, हमको शुद्ध शब्द बताना है कि इसमें कौन शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है अध्ययन, ऑप्शन बी अध्ययन, ऑप्शन सी है अध्ययन और ऑप्शन डी है अध्ययन। तो इसमें अध्ययन कौन शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो अध्ययन कैसे लिखा जाता है? अध्ययन। ठीक है, ऐसे शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ठीक है, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए हमको एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है अक्षमा, ऑप्शन बी अक्षाम्य, ऑप्शन सी अक्षम्य और ऑप्शन डी अक्षम्य। तो जिसे क्षमा न किया जा सके उसे हम क्या, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे क्षमा न किया जा सके उसे हम अक्षम्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सी वाला नहीं होगा, इसमें छ है, इसमें छत्री छ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हाहाकार हुआ क्रदनमयन, हाहाकार हुआ क्रंद नयम कठिन ब्रज होते थे चूर, पंक्ति में रस है। हाहाकार हुआ
क्रंदनयम कठिन ब्रज होते थे चूर, पंक्ति में हमको रस बताना है, तो इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विभत्स, ऑप्शन बी है भयानक, ऑप्शन सी है शांत और ऑप्शन डी है करुण। तो इसमें कौन सा रस है, तो इसमें भयानक रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार का चिन्ह है, हमको बताना है कि अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है। तो ऑप्शन ए स्वर के पहले 2 बिंदु, ऑप्शन बी है स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, ऑप्शन सी है स्वर के आगे 2 बिंदु और ऑप्शन डी है स्वर के ऊपर 1 बिंदु। तो अनुस्वार अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है, तो ये होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो स्वर के ऊपर 1 बिंदु। ठीक है, स्वर के ऊपर 1 बिंदु अगर लगा रहेगा तो क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे जैसे हमने अंग लिखा, ये क्या है, ये अनुस्वार है, अनुस्वार का चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, चयन विकल्प ए बी सी से कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है, उसको हमको चूज करना है, और अगर कुछ किसी में त्रुटि नहीं है तो कौन सा भाग, डी वाला ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। ठीक है, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, और यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है। तो हमको बताना है कि यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो कहाँ पे त्रुटि है, तो ये है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, बी में त्रुटि है। ठीक है, क्या है कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें त्रुटि क्या है वो हमको देखना है। तो यहाँ पे त्रुटि क्या है, तो यहाँ पे वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही नहीं शत्रुओं का नाश करेंगे। किसका, शत्रुओं। ठीक है, किसका, तो शत्रुओं का नाश करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बी भाग में क्या है, त्रुटि है। अगला देखते हैं हम। अगला है भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। ठीक है, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद हमको बताना है। तो क्या है कि आई वाज ओवरजॉयड का हमको क्या है, शुद्ध अनुवाद बताना है कि हिंदी में इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मैं उल्लासित था, ऑप्शन बी है मैं खुशी से ऊपर था, ऑप्शन बी है मेरा दिल बाग बाग हो गया और ऑप्शन डी है मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो आई वाज ओवरजॉयड का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो आई वाज ओवरजॉयड का हिंदी अनुवाद होगा कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि किसमें पूर्ण वर्तमान काल है। तो ऑप्शन ए है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ऑप्शन बी है वह घूमने जा रही है, ऑप्शन सी है वह पढ़ रहा था, ऑप्शन डी है मैं बाहर जाऊंगी। तो हमको बताना है कि पूर्ण वर्तमान काल किसमें है, पूर्ण वर्तमान काल, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। इसमें क्या है, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है कि जहाँ कार्य की पूर्ति सिद्ध हो गई हो वहाँ क्या है, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। जहाँ कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई हो वहाँ क्या होता है, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है। राम ने, यहाँ पे खाली स्थान है, देखी, ऑप्शन ए चित्र, ऑप्शन बी है बच्चे, ऑप्शन सी है तस्वीर और ऑप्शन डी है घोड़े। तो यहाँ पे क्या उचित वाक्य भरा जाएगा, तो राम ने क्या देखी, तो राम ने तस्वीर देखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ठीक है, हमको बताना है कि तत्सम तद्भव का सही युग्म इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए महुक महुआ, ऑप्शन बी अछवाट अखाड़ा, ऑप्शन सी अदरक अधरक और ऑप्शन डी है इच इक। तो इसमें हमको तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है कि कौन
सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें अछवाट का क्या होता है? अखाड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे बी उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, बी उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमको बताना है कि कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी है भीम, ऑप्शन सी है विमुख और ऑप्शन डी है वीर। तो बी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है, कौन सा, किस में बी उपसर्ग लगा है? तो ये विमुख में क्या है? बी उपसर्ग लगा है। ठीक है, विमुख में क्या है? बी उपसर्ग लगा है। कैसे? वी प्लस मुख होगा। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है? आगे लगता है, तो वी क्या है? उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? ठीक है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल कितनी मात्राएं हैं हमको बताना है। ठीक है, तो कितनी मात्राएं होंगी इसमें? तो इसमें 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, कितनी मात्राएं होंगी? तो इसमें 24 मात्राएं होंगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी है परसर्ग, ऑप्शन सी है संज्ञा और ऑप्शन डी है विशेषण। ठीक है, तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो उसको हम परसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग, इसी को हम विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग कोष्ठ में विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा, जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा राम ने, तो इसमें क्या होगा? परसर्ग कौन सा होगा? तो यहाँ पे में है जो क्या है ये, सॉरी ने, ये परसर्ग है। इसी तरह हमने लिखा कि राम से अलग, तो इसमें परसर्ग क्या होगा? तो इसमें यहाँ पे से है जो क्या है ये परसर्ग है। ठीक है, तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को हम क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास होगा इसमें? तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी है पातन, ऑप्शन सी है पतान और ऑप्शन डी है पाटन। तो उत्थान का सही विलोम क्या होगा? तो उत्थान का सही विलोम होता है पतन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निर्देश कि प्रश्न संख्या 21 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूरे पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, ये पूरा गद्यांश है, इसका क्वेश्चन दूसरे पेज पे। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमारे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमारे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ, ऑप्शन है आपसी गुटबंदी है, ऑप्शन बी है खिलाड़ियों की अपेक्षा, ऑप्शन सी है दोषपूर्ण नीतियाँ और ऑप्शन डी खेलों को राष्ट्र सम्मान। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो क्या है प्रश्न है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमारे हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के
छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्र के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरती स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां और दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते अथवा प्रतियोगिताओं का नहीं अभाव है, तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा था कि क्वेश्चन ये था कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं। क्योंकि तो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि हमने अभी पढ़ा कि क्या कि क्यों ये आगे निकल गए हैं। तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे खेलों को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमको बताना है कि क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता प्राप्ति, ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर, ऑप्शन सी ओलंपिक पदक और ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। तो हमने गद्यांश में पढ़ा कि हमने अभी पढ़ा कि क्या है, खेलों का गिरता स्तर क्या है, इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ठीक है, खेलों का गिरता स्तर, क्योंकि गद्यांश में खेलों के गिरते स्तर के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। ठीक है, खेलों के गिरते स्तर का कारण कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दोषपूर्ण नीति, ऑप्शन बी है संघों की गुटबाजी, ऑप्शन सी है सुविधाओं का और अभाव और ऑप्शन डी है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो खेलों के गिरते स्तर का कारण कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें क्या है कि खेलों के, सबसे पहले देखते हैं कि खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या है। तो कारण ये है दोषपूर्ण नीति भी है, गद्यांश में दिया था, संघों की गुटबाजी भी है, सुविधाओं का अभाव भी है, जिससे कि खेलों का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये इसका क्या है, गिरता स्तर का कारण नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए खिलाड़ियों को सुविधा देने से, ऑप्शन बी अभ्यास करने से, ऑप्शन सी आपसी गुटबाजी होने से और ऑप्शन डी है खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो खेलों पर नकारात्मक प्रभाव किससे पड़ता है? तो हमने अभी पढ़ा कि आपसी गुटबाजी होती है, तो क्या होता है कि खेलों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है। तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है खेल और ऑप्शन डी है कृषि। तो गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में क्या नहीं है? तो राष्ट्र की उपलब्धि में क्या है, हमने पढ़ा अभी उसमें खेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थ है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थ है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी है अनुचर, नौकर, ऑप्शन सी है आदि अंत और ऑप्शन डी है अभिनय नाटक। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन इसमें समरूपी भिन्नार्थ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें क्या है कि कौन सा ऑप्शन, तो ये होगा अवधि और अवधि, ये क्या है, ये समरूपी भिन्नार्थ है। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थ है। कैसे? तो इस अवधि का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है समय और समय सीमा होता है। और इस अवधि का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक बोली। ये क्या है, एक बोली है, अवधि बोली है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको इसको व्यवस्थित करके और इसको एक वाक्य के रूप में क्रम से व्यवस्थित करके वाक्य क्या है, एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहला है समाचार पत्रों में, फिर उसके बाद यह है प्रकाशित विज्ञापनों,
र है आवश्यक तथा उत्तम उत्तमोत्तम। ऑप्शन ल है पदार्थों से। ऑप्शन व है द्वारा लोग उपयोगी। और 6 नंबर है परिचित होते हैं। तो हमको ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे। ऑप्शन के से अनुसार हम एक एक करके इनको एक साथ क्रम में मिलाएंगे और देखेंगे कौन सार्थक वाक्य बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम 1 नंबर को लेते हैं। तो समाचार पत्रों में, फिर उसके बाद र लेते हैं। समाचार पत्रों में आवश्यक तथा उत्तमोत्तम, उत्तम उत्तम, फिर उसके बाद प्रकाशित विज्ञापनों, य के बाद वह, प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, उपयोगी, फिर उसके बाद ल पदार्थों से परिचित होते हैं। क्या है ये बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम एक साथ इसको पढ़ें र, य, व और ल के आधार पे, तो चलिए हम एक साथ एक ही बार में पढ़ते हैं। तो समाचार पत्रों में, समाचार पत्रों में आवश्यक तथा उत्तमोत्तम, उत्तमोत्तम प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी पदार्थ से परिचित होते हैं। क्या है ये सार्थक क्रम नहीं बैठ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी नंबर हम चूज करते हैं और इसको हम देखते हैं। तो पहले पढ़ेंगे समाचार पत्रों में आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। क्या है, ये भी नहीं हो रहा है। अगर हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये सार्थक वाक्य नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे सी वाला पढ़ते हैं। तो सी वाला में सबसे पहले यह है, फिर र है, फिर ल है, वो है। एक साथ हम इन सबको पढ़ेंगे मिला के। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से द्वारा क्या है, यहाँ पे भी ये सार्थक नहीं बैठ रहा है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि सार्थक बैठ रहा है कि नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सार्थक बैठ रहा है। यानी वाक्यांश क्या है, एक वाक्य का सार्थक अर्थ के अनुसार ये बैठ रहा है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है गोधूम शब्द है। हमको बताना है गोधूम शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी है विदेशज, ऑप्शन सी है तत्सम और ऑप्शन डी है तद्भव। तो गोधूम शब्द क्या है, तो गोधूम शब्द क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, गोधूम शब्द क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, तो गोधूम का तद्भव होगा गेहूं इसका तद्भव होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। ठीक है, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। तो ऑप्शन ए कुंडलिया, ऑप्शन बी है उल्लाल, ऑप्शन बी है उल्लाल, ऑप्शन सी है रोला और ऑप्शन डी है छप्पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा कुंडलियाँ। कुंडलियों में क्या होता है, कुंडलियाँ छंद में प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण क्या होते हैं, रोला छंद के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तत्सम हमको बताना है कि इसमें तत्सम कौन है। तो ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आग और ऑप्शन डी है आसरा, ऑप्शन डी है आसरा। तो तत्सम इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा आलस्य। क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक ही शब्द होगा। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है शास्त्रीय और ऑप्शन डी है नैतिक। तो जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा आध्यात्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको हमको मिलाना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सुस्त का क्या होता है, सुस्त का विलोम क्या होगा, तो सुस्त का विलोम होगा
चुस्त। तो ये इसका एक का मिलान किससे होगा, बड़ी से। स्थूल का विलोम क्या होगा, तो स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। कौन सा, तो अ से होगा। जटिल का क्या होगा, तो जटिल का सरल होगा, ठीक है, आ से। और आदान का क्या होगा, प्रदान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो एक नंबर का ई, एक एक नंबर का ई पहले ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। हस्तलिखित का सही सामासिक सामासिक विग्रह बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए हाथ पर लिखित, ऑप्शन बी हाथ से लिखित, ऑप्शन सी हाथ के लिए लिखित, और ऑप्शन डी हाथ में लिखित। तो हस्तलिखित का सामासिक सामासिक विग्रह क्या होगा, तो हस्तलिखित का सामासिक सामासिक विग्रह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हाथ से लिखित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नगद का यहाँ पे खाली स्थान से है, ठीक है। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नगद का यहाँ पे खाली स्थान है से है, तो हमको भरना है यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अकल, ऑप्शन बी है मूल, ऑप्शन सी है सकल, और ऑप्शन डी है दिमाग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का मूल से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ठीक है। देशज नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए टोपी, ऑप्शन बी है पेंट, ऑप्शन बी है पेट, और ऑप्शन सी है लाठी, और ऑप्शन डी है गमला। तो इसमें देशज शब्द कौन सा नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देशज गमला क्या है, ये देशज शब्द नहीं है, ठीक है। ये कहाँ का है, तो ये पुर्तगाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिए गए वाक्यों में के जिस अंश में त्रुटि है उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि न होने पर उत्तर डी दीजिए, ठीक है। तो कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। कोई त्रुटि नहीं, तो हमको बताना है किसमें, किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, त्रुटि है। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना होगा। अगर इसका शुद्ध रूप बनाना होगा तो क्या होगा कि आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। तो यहाँ पे कृपया का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है दुम दबाकर भागना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा है, ठीक है। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए डरा कर भागना, ऑप्शन बी है बिन डरा के भागना, ऑप्शन सी है डर कर भागना, और ऑप्शन डी है डर को भगाना। तो दुम दबा के भागना का क्या होगा, तो ये है डर कर भागना, इस मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है, ठीक है। कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ऑप्शन बी है शायद विनोद चला गया, ऑप्शन सी है मैं लखनऊ जाऊंगा, और ऑप्शन डी है कृष्णा मुरली बजाएगा। तो हमको बताना है कि सातत्य बोधक भविष्य काल में कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए अनुशंसा पत्र, ऑप्शन बी स्तुति पत्र, ऑप्शन सी है प्रमाण पत्र, और ऑप्शन डी परिचय पत्र। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए प्रमाण पत्र, ठीक है। इसको हम प्रमाण पत्र कहते हैं। प्रमाण पत्र के बाद भेंट भी कहते हैं, विवरण भी कहते हैं, उपहार भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी है लक्ष्मी, ऑप्शन सी है गंगा, और ऑप्शन डी है यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा, तो कालिंदी का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर डी यमुना, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम। अगर निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए वेदना, ऑप्शन बी अध्याय, ऑप्शन सी है त्याग और ऑप्शन डी है नेत्र। तो स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा होगा? तो वेदना क्या है, इसमें स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, ठीक है, हमको बताना है कि उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, इसमें क्रिया विशेषण का पदबंध कौन सा है, ठीक है, पदबंध क्या है? तो ऑप्शन ए है उस पहाड़ी के पीछे, ऑप्शन बी है उस पहाड़ी और ऑप्शन सी है मेरा गांव है और ऑप्शन डी है के पीछे। तो क्रिया विशेषण पदबंध इसमें क्या है हमको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए उस पहाड़ी के पीछे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 4। तो वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो 10 दशाएं मानी गई हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से क्या प्रश्न प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? तो ऑप्शन है साधु साधु, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी है बाप रे और ऑप्शन डी है शाबाश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या है? ये प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये शोक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये क्या है? शोक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है जो किसी का अनुवाद न हो के लिए एक शब्द, जो किसी का अनुवाद न हो के लिए एक शब्द बताना है। तो आप ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी है अपठनीय, ऑप्शन सी है अपठित और ऑप्शन डी है मौलिक। जो किसी का अनुवाद न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो किसी का अनुवाद न हो उसके लिए एक शब्द है मौलिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियां सुधारें, ठीक है। यद्यपि वह बीमार था परंतु मेला गया, इसमें हमको त्रुटि सुधार के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, ऑप्शन बी है यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, ऑप्शन सी है यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया और ऑप्शन डी है यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गए। तो इसमें इसकी त्रुटियों को शुद्ध करके कौन सा वाक्य सही होगा इसमें? तो ये होगा कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस पंक्ति में अलंकार हमको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है यमक और ऑप्शन डी है उपमा, ठीक है। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक है। क्यों? यहाँ पे मन का क्या है? मन का और मन का प्रयोग 3 बार हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है, ठीक है, हास्य का विलोमार्थी बताना है। तो ऑप्शन ए शौर्य, ऑप्शन बी है उपहास, ऑप्शन सी है रुदन और ऑप्शन डी है हास। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है, ठीक है, हास्य का विलोमार्थी हमको बताना है। तो हास्य का विलोमार्थी कहाँ होगा, कौन सा होगा? तो इसका होगा रुदन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है जो और ऑप्शन डी है कोई। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तो कोई क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है उपविराम का चिन्ह है, उपविराम का चिन्ह हमको बताना है कि इसमें उपविराम का चिन्ह कौन सा है। तो उपविराम का चिन्ह कौन सा है इसमें? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है
COD, ठीक है। तो उपविराम इसमें कौन सा होगा? तो उपविराम होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ये? उपविराम है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।